हेलो एवरीवन, एमपीएसआई 2022 के लिए मैथ्स का यह है पार्ट 5 और इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं 27 अक्टूबर 2017 का शिफ्ट 2 का पेपर। इस वीडियो में हम केवल मैथ्स के क्वेश्चंस ही सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज किसी सर्टेन सम या किसी राशि पर 5% की रेट पर 3 साल और 4 साल का अंतर दिया गया है 42। तो वही सम या वही राशि हमें फाइंड करनी है। रेट यहाँ पर दी गई है 5%, जिसे पहले 3 साल के लिए दिया जाता है और इसी रेट पर 4 साल के लिए भी दिया जाता है। तो 3 साल और 4 साल दोनों केस में सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में इंटरेस्ट का अंतर दिया गया है 42। इसे फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट में देखें तो 5% रेट दी गई है 3 ईयर्स और 4 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पर हम 3 साल के लिए रेट निकाल सकते हैं। 5% की रेट से दिया गया है, तो 3 साल के लिए रेट कितनी हो जाएगी, 5 × 3 15%, और 4 साल के लिए रेट हो जाएगी 5 × 4 20%। और इनके बीच का डिफरेंस या अंतर हो जाएगा 20 - 15 5%। तो ये हमें रेट का अंतर मिल गया 5% और इंटरेस्ट के बीच का अंतर दिया गया है 42। तो इन दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं, 5% = 42, और इस इक्वेशन से हम परसेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 5% = 42 है, तो 1% कितना आ जाएगा, 42 के डिवाइड में आ जाएगा 5। तो 1% = हमें मिल गया 42/5। और 100% की वैल्यू निकालें तो इसमें दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई कर दें इंटू 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 100 कैंसिल हो जाएगा 20 बार, और 20 × 42 करेंगे तो 0, 2 × 2 4 और 2 × 4 8, 840। 100% की ये 100 × 1 कितने हो जाएंगे, 100%। तो यहाँ से 100% की वैल्यू हमें मिल गई 840, और यही हमें ज्ञात करना था, राशि या फिर सम। तो आंसर हो जाएगा 840, फोर्थ ऑप्शन। या फिर इसको फॉर्मूले से सॉल्व करें तो सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और डिवाइड में 100। P मतलब प्रिंसिपल जिसे सम कह रहे हैं, या फिर राशि जो हमें फाइंड करनी है। तो P = हम मान लेते हैं x रुपए हैं, और रेट R = दिया गया है 5%, और टाइम यहाँ पर दो दिए गए हैं 3 और 4। तो एक बार हमें t = लेना पड़ेगा 3 और दूसरी बार t = 4। सिंपल इंटरेस्ट दिया नहीं गया है, इसका अंतर दिया है 42। मतलब सिंपल इंटरेस्ट पहला वाला माइनस सिंपल इंटरेस्ट दूसरा, मतलब 3 साल और 4 साल के बीच के टाइम दिए पर दोनों के बीच का अंतर दिया है 42। तो इसको हम SI1 और इसको SI2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, SI की जगह पर ये पूरा फॉर्मूला लिखेंगे। 1 लिया है तो हर एक वैल्यू हम 1 ले लेंगे। P1 × R1 × T1 डिवाइड में 100। अब माइनस लेंगे क्योंकि अंतर लेना है, तो इस फॉर्मूले की जगह पर हम हर वैल्यू 2 लिखेंगे, क्योंकि दूसरा वाला प्रिंसिपल इंटू रेट R2 × T2 और डिवाइड में 100, जो कि अंतर दिया गया है 42। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। P1 मतलब प्रिंसिपल या राशि कितनी है भाई हमें फाइंड करनी है, जो कि हमने x मानी है। तो P1 की जगह पर हम x लिखेंगे इंटू रेट दी गई है R1 5 इंटू, अब हमें टाइम लिखना है तो टाइम हम 3 साल लेंगे या फिर 4 साल। यहाँ पर इन दोनों के बीच का अंतर दिया गया है। अंतर है मतलब पहले बड़ी वैल्यू आएगी, और बड़ी वैल्यू कब आएगी, जब हम पहले 4 साल लेंगे। तो 4 हमें पहले लेना पड़ेगा। T1 की जगह पर 4 डिवाइड में 100 इक्वल टू P2 भी x ही है, तो x इंटू R2 रेट तो 5 ही है, 5 इंटू अब दूसरा वाला टाइम 3 ईयर्स डिवाइड में 100 इक्वल टू 42। ये इक्वल नहीं है, ये माइनस है, अंतर है दोनों का माइनस। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर x 5 और 100 तीन चीज सेम है, तो यहाँ से हम इन्हें कॉमन निकाल लें। इस पूरे पार्ट में से हम कॉमन निकाल रहे हैं x और 5 भी सेम है इंटू 5 और डिवाइड में 100 भी सेम है,
डिवाइड 100। तो यहाँ से x 5 और 100 हट गए तो क्या बचा 4, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 4 माइनस साइन सेम रहेगा माइनस, यहाँ से x 5 और 100 तो हमने पहले ही बाहर निकाल लिए थे, फिर यहाँ क्या बचा 3, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 42 सेम। और आगे सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 3 1 होते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू 5 डिवाइड में 100 इंटू में यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 तो सेम आएगा तो हम नहीं लिख रहे हैं, इक्वल टू 42। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू 100 डिवाइड में है तो 42 के इंटू में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 42 इंटू 100 और 5 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ जाएगा नीचे 5। 100 को 5 से कैंसिल करेंगे तो 20 बार कैंसिल हो जाएगा और 42 इंटू 20 आएगा तो 840। तो इस तरह से प्रिंसिपल या राशि आ जाएगी 840, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को ए और बी साथ में किसी काम को 5 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं और ए अकेला उसी काम को 8 दिन में कर लेता है, तो बी को अकेले उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। किसी काम को पहले ए प्लस बी दोनों मिलकर करते हैं, फिर ए अकेला करता है और बी कितने टाइम में करेगा ये हमें फाइंड करना है। ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं और ए अकेला 8 दिन में कर लेता है। ये दिए गए हैं टोटल डेज या फिर कुल दिन। तो जब हमें कुल दिन या टोटल डेज दिए गए हों तो हम एक दिन का काम निकाल सकते हैं वन डे वर्क, इन दोनों का एलसीएम लेकर 8 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 40। 40 को डिवाइड करेंगे हम 5 से, तो 40 डिवाइड 5 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये 8 है ए प्लस बी के एक दिन का काम या वन डे वर्क। और ये 40 था टोटल वर्क या कुल काम। टोटल वर्क इतना है, टोटल डेज लग रहे थे 5, तो एक दिन में कितना करेंगे 5 से डिवाइड कर दिया 8। इसी तरह से हम ए का एक दिन का काम निकालेंगे, कुल वर्क या टोटल वर्क है 40 और ए को कुल दिन लगते हैं, टोटल डेज लगते हैं 8, तो 40 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 5। तो ए एक दिन में 5 वर्क कर लेता है। अब हमें यहाँ देखना है इस लाइन में वन डे वर्क एक दिन में ए प्लस बी 8 काम कर लेते हैं और ए कर लेता है 5। तो ये 8 है, ये ए प्लस बी दोनों का है, जिसमें 8 में से 5 तो कर लिया ए ने, तो बाकी का बचा हुआ कौन करेगा बी। 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, तो 3 काम किया होगा बी ने। तो यहाँ से हमें बी के एक दिन का काम या वन डे वर्क मिल गया 3। बी एक दिन में 3 काम करता है, तो कुल काम या टोटल वर्क करने में उसे कितना टाइम लगेगा। टोटल वर्क या कुल काम था 40, तो 40 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से, मतलब एक दिन के काम से। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 से 1 बार 10 बचे, 3 3 से 9, तो 1 बचेगा, 1 ऊपर डिवाइड में 3 कंप्लीट 1/3 दिन लगेंगे टोटल काम पूरा करने में बी को। तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। किसी बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अंतर दिया गया है 150। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या या नंबर ऑफ साइड्स हमें फाइंड करनी है। अंतर हमें दिया गया है आंतरिक कोण मतलब इंटीरियर एंगल, इसलिए हम आई ले रहे हैं, आई माइनस बाह्य कोण, बाह्य के लिए एक्सटीरियर का हम ई ले रहे हैं। आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अंतर दिया गया है 150। अब इसके लिए हमें आंतरिक और बाह्य कोण का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो किसी भी बहुभुज या पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल या आंतरिक कोण निकालने का फॉर्मूला होता है आई। यहाँ आई हम क्यों ले रहे हैं, इंटीरियर मतलब आंतरिक कोण। आंतरिक कोण निकालने का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू में 180 और डिवाइड n। बहुभुज का आंतरिक कोण या इंटीरियर एंगल हम कैसे निकालेंगे, n-2 इंटू 180 डिवाइड n, और n क्या है, भुजाओं की संख्या या नंबर ऑफ साइड्स। आंतरिक कोण का हो गया। अब बाह्य कोण का, बाह्य कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल, E इक्वल टू हो जाएगा 360 डिवाइड में n, n भुजाओं की संख्या या नंबर ऑफ साइड्स। ये दो फॉर्मूले हो गए, इन्हें हमें इस इक्वेशन में रखना है। बिना फॉर्मूले के हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये दो फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे। आई की जगह पर, आंतरिक कोण की जगह पर हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, आई इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिवाइड में n।
माइनस ई की जगह पर बाहें कोण एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हो जाएगी 360/n और इक्वल में चल रहा है 150, दोनों का अंतर 150 है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें n की या भुजाओं की संख्या फाइंड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर डिवाइड में n और डिवाइड में n एलसीएम लेकर भी इसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम n और n को कॉमन निकाल कर इसमें मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एलसीएम नहीं ले रहे हैं, 1/n यहाँ पर 1 इंटू मान सकते हैं, तो 1/n हम कॉमन निकाल रहे हैं बाहर। फिर अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से हमने 1/n कॉमन निकाल लिया तो ये तो हट जाएगा, बचेगा n - 2 इंटू 180, फिर माइनस ये डिवाइड का n हमने पहले ही बाहर निकाल दिया तो यहाँ से ये हट जाएगा, बचेगा अकेला 360 माइनस 360 इक्वल टू 150। अब यहाँ से हम इस डिवाइड वाले n को इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 1/n इसके मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इनटू में है मतलब मल्टीप्लाई में है, तो ये 1/n का 1 इसके डिवाइड में आ जाएगा और ये n नीचे डिवाइड में था तो ऊपर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा इंटू n, और बाकी बचे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। n - 2 इंटू 180 है तो n इंटू 180 हो जाएगा 180n माइनस 2 इंटू 180 360 और माइनस एक और 360 है इक्वल टू 150 इंटू n 150n, तो ये हो जाएगा 180n माइनस 360 720 हो जाएंगे इक्वल टू 150n। यहाँ से हमें n की वैल्यू निकालनी है, 720 माइनस का है, इक्वल टू के नेक्स्ट साइड पर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 150 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180n माइनस ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 150n इक्वल टू 720 प्लस का हो जाएगा, 180 माइनस 150 30 बचेंगे, 30 और n इक्वल टू 720। यहाँ पर 30 n के मल्टीप्लाई में है तो 30 इसके डिवाइड में आ जाएगा, या फिर ऐसे ही कैंसिल कर दें, 0 से 0 3 से डिवाइड करेंगे 72 को तो 2 बार 6 1 बचे 4 बार 12, तो यहाँ से n इक्वल टू ये नंबर ऑफ साइड्स हमें मिल गई 24, भुजाओं की संख्या 24। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक कार 10 मीटर तक की डिस्टेंस या दूरी 1 सेकंड में कवर कर लेती है, तो कार की स्पीड या गति बतानी है किलोमीटर पर आवर में, और यहाँ पर दी गई है मीटर पर सेकंड में, कार की स्पीड या गति हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, इसे हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो अगर किसी वैल्यू को हमें मीटर पर सेकंड में से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए हम इनटू कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 का, और अगर किलोमीटर पर आवर में से मीटर पर सेकंड में जाना है तो इनटू कर देंगे 18/5 का। तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड में दिया गया है, हमें किलोमीटर पर आवर चाहिए है तो हम इनटू कर देंगे 5 यहाँ पर मीटर पर सेकंड लाने के लिए हम 5/18 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर चेंज कर देते हैं किलोमीटर पर आवर से, किलोमीटर पर आवर से अगर हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो इनटू करेंगे 5/18 का, और अगर मीटर पर सेकंड में से किलोमीटर पर आवर में आना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 का। तो ये मीटर पर सेकंड दिया गया है, हमें किलोमीटर पर आवर चाहिए, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना है तो इनटू करेंगे 18/5 का, इंटू 18/5। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 से 2 बार कैंसिल होगा, 18 इंटू 2 36, तो 36 किलोमीटर पर आवर। आंसर थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है 42, सिंप्लीफाई करना है इसे, 1 प्लस ऐसे ऐसे करके इसको पूरा सॉल्व करना है, तो इसे हम नीचे से सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 1 के डिवाइड में ये पूरा है, फिर 2 के डिवाइड में, 3 के डिवाइड में, पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 4/5 ये हो जाएगा 9/5, एलसीएम यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 5, और 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 इंटू 1 5, प्लस
5 का डिवाइड 5 में तो 1 और 1 इंटू 4 4, 5 प्लस 4 9 हो गए, 9 डिवाइड में 5। तो ये 9/5 हम लिखेंगे इस पूरे की जगह पर। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इस पूरे के डिवाइड में है 1 प्लस 2, फिर डिवाइड 3, 3 9 2 प्लस 3। अब यहाँ पर 3 के डिवाइड में क्या था 1 प्लस 4/5, इसको हमने सॉल्व कर लिया तो इतना मिला 9 डिवाइड में 5, तो इसकी जगह पर हम 9 डिवाइड में 5 लिख देंगे। अब ये 9/5 3 के डिवाइड में है तो 9/5 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा, 9/5 की जगह पर हो जाएगा 5/9। क्योंकि अगर कभी भी दो फ्रैक्शन या दो भिन्न डिवाइड में दिए होते हैं, मान लो a/b है और इसके भी डिवाइड में है c/d, तो जब इस डिवाइड को हम सॉल्व करेंगे तो c/d ऊपर चला जाएगा लेकिन इनटू में जाएगा और ये पलट जाएगा। ये हो जाएगा a डिवाइड b इंटू c/d का हो जाएगा d/c। सेम इसी तरह से हम 3 ले सकते हैं, 3 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 3/1 और डिवाइड में क्या दिया है 9/5, तो 9/5 और इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर का सेम 3/1 और ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, इनटू में 5/9, 9 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार तो 5/3। तो इस पूरे पार्ट की जगह पर हम इसकी जगह पर हम लिख देंगे 5/3। ये हो जाएगा 2 प्लस 5 डिवाइड में 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें नीचे से ही सॉल्व करना है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 आ जाएगा क्योंकि डिवाइड में कुछ नहीं है 1 मान लें, 1 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 इंटू 2 6 प्लस 3 का 3 में डिवाइड 1 और 1 इंटू 5 5, तो 6 प्लस 5 यह जाएगा 11/3। तो ये 11/3 हमें लिखना है इस पूरे की जगह पर, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा 11/3। अब सेम यही कंसेप्ट फॉलो होगा, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लें, 2 डिवाइड 1 और इंटू 11/3 है तो 3/11 हो जाएगा क्योंकि पलट जाता है, 3 इंटू 2 6/11, तो इस 6/11 हमें मिल गया इस पूरे की जगह पर, तो इतने की जगह पर हम लिख देंगे 6/11। 1 प्लस 6 डिवाइड में 11। अब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, एलसीएम आ जाएगा 11, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1, 1 से डिवाइड करेंगे 11 और 11 इंटू 1 फिर से 11 प्लस डिवाइड करेंगे 11 का 1, 1 इंटू 6 6, ये हो जाएंगे 17/11। अब ये 17/11 हमें लिखना है इसकी जगह पर क्योंकि इसको ही हमने सॉल्व किया है। 1 इसके डिवाइड में जाएगा 17/11। अब फिर से हम यही वाला कंसेप्ट फॉलो करेंगे, 1 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 डिवाइड 1 और इसके भी डिवाइड में क्या लिखा है 17/11, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1 तो सेम रहेगा और ये पलट जाएगा लेकिन इनटू में हो जाएगा ऊपर, तो 17/11 की जगह 11 डिवाइड 17 और ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा, यहाँ से हमें मिल गया 11 डिवाइड में 17। अब ये 11/17 हमें लिखना है इस पूरे की जगह पर, ये हो जाएगा 1 प्लस 11 और डिवाइड में 17। अब यहाँ पर हम फिर से एलसीएम लेंगे तो 17, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, 1 का डिवाइड 17 और 17 इंटू 1 17 प्लस 17 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 1 और 1 इंटू 11 11, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 28 डिवाइड 17। ये हो गया हमारा आंसर, लेकिन यहाँ पर हमें और सॉल्व करना है। यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ से, क्योंकि कभी भी कोई नंबर दिया गया हो 1 के प्लस में, ऊपर छोटी संख्या हो नीचे बड़ी हो, तो डायरेक्ट हम उसको 1 कंप्लीट 11/17 लिख सकते हैं और सॉल्व करेंगे तब भी उतना ही आएगा, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 28 में हमें डिवाइड करना है 17 से, तो 17 से ये 1 बार जाएगा क्योंकि 2 बार 34 ज़्यादा हो जाता है, तो 1 बार 17, 8 में से 7 1 बचेंगे, 2 में से 1 1 बचे, तो डिवाइड करने पर हमें मिला 1, तो 1 को हम कंप्लीट में लिख देंगे और जो रिमाइंडर या शेषफल बचता है वो हम ऊपर लिखेंगे 11
और जिससे डिवाइड किया था वो नीचे 17। 1 कंप्लीट 11/17, ये हो जाएगा आंसर, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, इसको हमें सॉल्व करना है, पिछले जैसे ही करना है, तो इसको हम नीचे से सॉल्व करेंगे। 1 + 4/5 एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, 5 + 4 9, तो इसकी जगह पर हम 9/5 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + 2, डिवाइड में चल रहा है 1 + 3, और इसकी जगह पर लिखेंगे 9/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 के डिवाइड में कुछ नहीं है, तो 3/1, और ये 9/5 ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा और इनटू में हो जाएगा। तो 5 डिवाइड में 9, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 बार, 5/3। ये 5/3 हम लिखेंगे इसकी जगह पर, 1 + 5/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड में कुछ नहीं है, एलसीएम आ जाएगा 3, 1 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 × 1 3, प्लस 3 का 3 में डिवाइड 1, और 1 × 5 5, 3 + 5 हो जाएंगे 8, तो 8/3, यहां से हमें मिला 8/3। ये 8/3 हम लिखेंगे इस पूरे की जगह पर, तो ये हो जाएगा 1 + 2, और डिवाइड में मिला 8/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8/3 ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो 2 डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1। अब इस पार्ट को हम ऊपर ले जाएंगे और इनटू में हो जाता है, डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो इनटू में हो जाएगा और पलट जाएगा, तो 8/3 की जगह हो जाएगा 3/8। 8 को कैंसिल कर दें 2 से 4 बार, ये मिल जाएगा 3/4। 3/4 हमें मिला इस पूरे की जगह पर, 3/4। अब 1 प्लस और करना है हमें, तो 1 + 3/4, एलसीएम लेंगे तो 4, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, 1 से डिवाइड करेंगे तो 4, 4 × 1 4, प्लस 4 का 4 में डिवाइड 1, 1 × 3 3, 4 + 3 हो जाएंगे 7, और डिवाइड में सेम आ जाएगा 4, 7/4, ये हो जाएगा आंसर 7/4। फोर्थ ऑप्शन है ये 7/4, ये है करेक्ट आंसर, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर एवरेज सैलरी दी गई है या औसत आय पूरे स्कूल के स्टाफ की, सभी कर्मचारियों की औसत आय दी गई है इतनी, और यहाँ पर टीचिंग स्टाफ की संख्या दी गई है 20, मतलब जो पढ़ाने वाले हैं अध्यापक हैं इनकी संख्या दी गई है 20, तो जो ना पढ़ाने वाले हैं नॉन टीचिंग स्टाफ की संख्या हमें बतानी है। टीचिंग स्टाफ की औसत या एवरेज दिया गया है इतना, और नॉन टीचिंग का इतना, जो अध्यापक नहीं है, तो जो अध्यापक नहीं है उनकी संख्या हमें बतानी है, नॉन टीचिंग स्टाफ की नंबर। तो एक तरीका तो हम इसे रेशो से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर स्कूल का टोटल पार्ट दिया गया है, अब एक है पढ़ाने वाले और एक है ना पढ़ाने वाले, और सभी की एवरेज या औसत हमें मालूम है, तो रेशो से जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये। टीचिंग स्टाफ यानी जो पढ़ाने वाले अध्यापक हैं उनकी औसत आय दी गई है 12,000, और जो ना पढ़ाने वाले हैं नॉन टीचिंग उनकी औसत है 10,000, 10 नहीं है ये 5 है। नॉन टीचिंग स्टाफ या फिर जो अध्यापक नहीं है उनकी औसत है 5,000, और पूरे स्कूल की कुल दी गई है 10,000। तो यहाँ पर हम रेशो निकाल सकते हैं, जो टीचर हैं ये टीचर का दिया गया है, और जो टीचर नहीं है नॉन टीचर जो अध्यापक नहीं है, तो इन दोनों का हम रेशो निकालेंगे। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 2, और इन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ लिखेंगे, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5। तो टीचर और नॉन टीचर मतलब जो अध्यापक हैं और अध्यापक नहीं हैं इनकी संख्याओं का रेशो हमें मिल गया है 5:2। और क्वेश्चन में टीचर की या अध्यापकों की संख्या दी गई है 20, और यहाँ पर अध्यापकों का रेशो क्या है, टीचर का रेशो है 5, मतलब 5 वाला पार्ट हमें मालूम है, तो 5 के बराबर में हम 20 लिख सकते हैं। यहाँ से 5 से इसको अगर हम कैंसिल कर दें तो 1 बार, 1 = हमें मिल गया 4, 1 = 4। यहाँ से हमें 2 की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ हम 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 × 2 2, और 4 × 2 8, तो 2 = हमें मिल गया 8, जो कि नॉन टीचर की यानी जो अध्यापक नहीं है उनकी संख्या का रेशो था 2 = 8, तो आंसर हो जाएगा 8, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक प्लॉट को इतने रुपए में बेचने पर एक पर्सन को, एक आदमी को 10% का लॉस होता है, तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का प्रॉफिट हो।
पहले जब उसने इतने रुपए में बेचा तो 10% का लॉस हो गया, तो लॉस को हम किस पर लेते हैं? कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस अगर हम 100% मान लें तो जब उसे 10% का लॉस हो गया, 10% की हानि हो गई, तो उसने कितने परसेंट में बेचा होगा? 90% में। 100 में से 10 माइनस करेंगे 90%। 90% में बेचा है, तभी तो उसे हानि हुई 10 की। और जो 90% में बेचा है वो हमें रुपए में पता है 45,000। 90% इक्वल टू दिया गया है, यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लें, इस 90 को डिवाइड में ले आए तो यहाँ पर 1 बचेगा। 1% इक्वल टू 45,000 और डिवाइड में 90। और हमें बताना है कि कितने रुपए में बेचे कि 15% का प्रॉफिट हो जाए। 15% का प्रॉफिट होगा मतलब उसे कॉस्ट प्राइस तो 100% मानी है, और 15% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे प्लॉट को 115% में बेचना पड़ेगा। 100 + 15 115। 100 पहले थी, 15% का लाभ कमाना है तो 115% में बेचना पड़ेगा। यहाँ से 1% की वैल्यू हमें पता है, 115% हमें चाहिए है, तो यहाँ पर हम दोनों तरफ 115 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें करेंगे 115 का मल्टीप्लाई और इसमें भी 115। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये तो 1 है तो 115, 115% ये हमें डायरेक्ट मिल गया इक्वल टू, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, फिर इसको 9 से डिवाइड कर दें, 9 से 5 बार और ये 0 0। 500 का 115 में करेंगे तो 2 0 सेम आ जाएंगे। 5 का 5 में 25 की 5 5 1 तो 2 बचे थे 7 और 5 1 5। 57,500 इतने रुपए में उसे बेचना पड़ेगा। आंसर सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो संख्याओं का यहाँ पर सम दिया गया है, दो संख्याओं का योग और गुणनफल 12 और 35। तो उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा? रेसिप्रोकल्स का सम क्या होगा? मान लो दो नंबर है, एक नंबर है ए और दूसरा है बी, तो इन दोनों का सम या योग दिया गया है क्वेश्चन में a + b = 12, और इन्हीं का मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट या गुणनफल दिया गया है a × b = 35। और ये जो दो नंबर हैं a और b, इनके रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल क्या हो जाएंगे? 1/a और b का हो जाएगा 1/b। इन दोनों को हमें प्लस करना है योग, और यही हमें बताना है कितना आएगा व्युत्क्रम का योग। पहला तरीका तो यह है कि इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लें, a और b की वैल्यू निकालें और यहाँ पर रख दें, या फिर हम पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। a और b, डिवाइड में a है, b एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? a × b, या फिर इसको a b भी लिख सकते हैं। अगर दो नंबर ऐसे लिखे हुए हैं a और b, इसका मतलब वो इंटू में होते हैं। a और b एलसीएम है, डिवाइड में a है तो इसका डिवाइड करेंगे a हो गया, और ये इंटू में b है। a से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में a आ जाएगा, a से a कैंसिल, b बचा और b × 1 b, फिर प्लस, अब b का डिवाइड करेंगे तो a और b इंटू में है, ये डिवाइड में, ये b से डिवाइड करेंगे हम तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा, a × 1 a, ये हो जाएगा b + a, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a + b और डिवाइड में a × b। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है, a + b = 12 दिया है तो a + b की जगह पर हम 12 लिख देंगे, और a × b की वैल्यू 35 तो डिवाइड में 35, तो यही हो जाएगा आंसर। यहाँ तक हमने सॉल्व किया और यहाँ पर हमने क्वेश्चन में से ही वैल्यूज रख दी, 12/35 आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है सम ऑफ 3 नंबर्स। तीन संख्याओं का योग दिया गया है 98 और फर्स्ट टू सेकंड, पहली और दूसरी। मान लो तीन संख्याएं हैं a + b + 3 c, a + b + c, तीनों का सम दिया गया है, योग दिया गया है 98, और पहली और दूसरी संख्या का रेशो मतलब a/b दिया गया है 2/3, और दूसरी और तीसरी सेकंड और थर्ड का रेशो दिया गया है 5/8, तो हो जाएगा b/c = 5/8। तो सेकंड नंबर दूसरी वाली संख्या हमें बतानी है, दूसरी वाली संख्या मतलब b हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से हम a/b दिया है, b/c दिया है, तो हम a b c तीनों का रेशो निकाल सकते हैं।
ये हो जाएगा A, B और C। A/B दिया गया है 2/3 और B/C 5:8। तो B के नीचे हम B लिखेंगे। B कितना है 5 और C है 8। और इसके अलावा जो भी खाली जगह है, C के नीचे खाली जगह है और A के नीचे यहाँ पर खाली जगह है, तो खाली जगह के साइड में जो भी नंबर लिखा है हम वही नंबर लिख देंगे। यहाँ पर 3 लिखा है तो यहाँ पर 3 ही आ जाएगा, और ये 5 है तो इसके साइड में 5 ही आ जाएगा, और इनका हम नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। ये रेशो में है सब। 2 × 5 10, रेशो 3 × 5 15 और 3 × 8 24। तो A, B, C तीनों नंबर्स का रेशो हमें मिल गया इतना, और क्वेश्चन में इन्हीं तीनों नंबर्स का सम या योग हमें दिया गया है 98। तो इन तीनों को प्लस कर लें 10, 5 और 24, तो ये हो जाएंगे 9 और 2 और 2 4 49। सभी को प्लस करने पर मिला जो कि क्वेश्चन में पहले से ही दिया गया है 98। तो 49 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, यहां से मिल गया 1 = 2। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है दूसरे वाला सेकंड नंबर क्या माना था हमने B, तो B का रेशो वाला पार्ट है 15, तो 1 = 2 है तो 15 = कितना हो जाएगा, दोनों तरफ 15 का मल्टीप्लाई कर दें तो 1 × 15 हो जाएगा 15 = 2 × 15 30, तो सेकंड वाला नंबर हो जाएगा 30। आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। इसी तरह से हम A और C की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहाँ A का रेशो है 10 तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे A मिल जाएगा। C का रेशो है 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो C मिल जाएगा, तो B आ गया 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है A किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है और B 20 डेज में, तो अगर वो दोनों साथ में काम करते हैं 4 दिनों तक तो बचा हुआ काम कितना है। तो A किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है और B किसी काम को 20 डेज में। ये है टोटल डेज, कुल दिन। तो यहाँ पर हम टोटल वर्क या कुल काम निकाल सकते हैं इन दोनों का एलसीएम लेकर। एलसीएम आ जाएगा 20, 40, 60। कुल काम या टोटल वर्क हो गया 60। तो यहाँ से हम एक दिन का काम निकाल सकते हैं, 1 डे वर्क। A के एक दिन का काम निकालेंगे, 60 में डिवाइड करेंगे 15 का, तो 15 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो A एक दिन में 4 वर्क करता है, और 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 से कैंसिल हो जाएगा ये 3 बार, तो B एक दिन में 3 काम करता है। कुल काम में, टोटल वर्क में कुल दिनों की संख्या से हमने डिवाइड किया तो एक दिन का काम हमें मिल गया। A एक दिन में 4 वर्क करता है और B एक दिन में 3 वर्क करता है, और ये दोनों एक साथ काम करें तो एक दिन में ये लोग कितना वर्क कर लेंगे, A + B के एक दिन का काम हो जाएगा 7। 4 + 3 7, मतलब एक दिन में 7 वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, 7 काम कंप्लीट कर लेते हैं दोनों। अब अगर ये दोनों 4 दिन तक 7 काम करते रहें 4 दिन तक, तो एक दिन का है 7, 4 दिन का 4 का मल्टीप्लाई कर दोनों में, तो 4 डे = 4 × 7 28 वर्क। 4 डेज में 4 दिनों में 28 वर्क कंप्लीट कर लिया। अब 28 हो चुका है और टोटल कितना था 60, तो 60 में से हम 28 माइनस कर देंगे, ये 2 और 5 में से 2 3। टोटल वर्क या कुल काम था 60, जिसमें से 28 हो चुका है और अब बचा है 32, और यही हमें बताना है कि शेष काम कितना है। लेकिन 32 हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि हमने टोटल वर्क 60 माना है, तो इसके फ्रैक्शन में, इसके भिन्न में हमें लेना पड़ेगा। तो 32 / 60 इतना काम बचा हुआ है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 से डिवाइड कर दें तो 4 8 बार 32 और 4 1 = 4, 2 बचे 20, तो 4 5 = 20, 8/15 काम अब बचा हुआ है, शेष काम थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक ट्रेन इतनी स्पीड से जा रही है 132 km/h और ट्रेन की लंबाई दी गई है 110 मीटर, तो उस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो गति या स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड = डिस्टेंस बाय टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। और ट्रेन के क्वेश्चंस में हम डिस्टेंस या दूरी की जगह पर 2 चीज लिखते हैं, एक तो ट्रेन की लंबाई और दूसरा वो जिसको पार कर रही है वो भी। तो डी डिस्टेंस या दूरी की जगह पर हमें 2 चीज लिखने पड़ेंगी, एक तो 110 ट्रेन की लंबाई और दूसरा प्लेटफॉर्म की लंबाई जिसको वो पार कर रही है।
तो इस फॉर्मूले में हम रखेंगे स्पीड की गति की जगह पर 132 ये किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, और ट्रेन की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें मीटर में दी गई, तो हमें इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 132 में 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा पूरा। तो ये हो जाएगी चाल या फिर स्पीड ट्रेन की। अब डी डिस्टेंस या फिर दूरी, इसकी जगह पर दो चीज लिखनी पड़ेंगी। ट्रेन की लंबाई है 110, ये मीटर में ही है, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 165, ये भी मीटर में है। यूनिट हमें सेम रखनी पड़ेंगी, सारी इकाई सेम लेनी पड़ेंगी, मीटर मीटर या किलोमीटर किलोमीटर। ये दोनों मीटर में थे इसलिए हमने इसको भी मीटर में चेंज कर लिया। अब नीचे है टी, टाइम कितना समय लगेगा, तो वही तो हमें निकालना है, इसकी जगह पर हम टी ही लिखे रहने देते हैं। यहां से हम सॉल्व करके टी की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां पर ये इक्वल में दिए गए हैं और ये डिवाइड में है, तो यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसका इसमें और इसका इसमें, तो ये हो जाएगा 132 इंटू 5 इंटू टी का मल्टीप्लाई इसमें टी, अब इक्वल टू 110 और 1 ये हो जाएगा 5, 6 और 1 7 और 1 और 1 2, 275 और 18 का इसमें और मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 18। यहाँ पर टी के मल्टीप्लाई में है ये दोनों, इक्वल टू के उस साइड जाएंगे तो डिवाइड में जाएंगे, तो इन दोनों को हम नीचे ले आते हैं, तो टी इक्वल टू हमें मिलेगा 275/18 और ये नीचे आ जाएंगे 132 इंटू 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें टी की वैल्यू मिलेगी, टी इक्वल टू, इसको 3 से कैंसिल कर दें, 3 6 18 और 3 4 12, 3 4 12, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 25, 2 बचे 5 5 25, 11 से 4 बार कैंसिल और 11 से ये 5 बार कैंसिल, 2 से 2 बार और 2 से 3 बार, 3 इंटू 5 15 और डिवाइड में 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 14, 1 बचे, 2 5 10, 7.5 सेकंड का टाइम लगेगा प्लेटफॉर्म को पार करने में, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है एक ट्रेन जिसकी लंबाई 800 मीटर है, जो 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और वह ट्रेन एक टनल को, एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है, तो टनल की या सुरंग की लंबाई क्या है मीटर में। फॉर्मूला हमारा होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पर सुरंग की लंबाई मीटर में पूछी गई है, तो हर एक वैल्यू को हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर से हटाकर मीटर में लेकर आएंगे, तो चाल या स्पीड कितनी हो जाएगी ट्रेन की, 78 है किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हो गई मीटर पर सेकंड में, इक्वल डिस्टेंस या दूरी की जगह पर हम दो चीज लिखते हैं, एक तो ट्रेन की लंबाई, दूसरा वो जिसको पार कर रही है उसकी लंबाई भी। तो ट्रेन की लंबाई यहाँ पर दी गई है 800 मीटर, और जिसको पार कर रही है, टनल को पार कर रही है, उसकी लंबाई ही हमें निकालनी है। तो टनल की या सुरंग की लंबाई हम मान लेते हैं x, और मिनट में चल रहा है सब कुछ तो ये भी मिनट में ही आएगी, और डिवाइड में टाइम, कितना टाइम लगा उसे, 1 मिनट का टाइम लगा, तो मिनट को हम सेकंड में चेंज कर लेंगे, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। यहाँ पर मीटर चल रहा था इसलिए हमने इसको सेकंड में चेंज किया, मीटर के साथ हम सेकंड लेते हैं और किलोमीटर के साथ हम आवर लेते हैं, मतलब घंटा। तो मीटर के साथ सेकंड, इसलिए हमने 1 मिनट को सेकंड में चेंज कर लिया, 60 सेकंड। यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर ये प्लस में है तो इसको हम और डिवाइड कर लेते हैं थोड़ा, 78 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 18, 3 2 6, 3 6 18, फिर 2 से डिवाइड कर दें, 2 3 6 और 2 1 2, 2 3 6। अब यहाँ पर बचा 13 और यहाँ पर ये 3 से हमें 60 को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ की वैल्यू 3 इस पूरे के मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगी, तो 3 से हम 60 को तो डिवाइड कर ही सकते हैं, तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा 20 बार। अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें, तो 20 इंटू 13, 20 इंटू और साथ में ये 5 भी है, 5 इंटू 13 इक्वल टू, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा 1, तो 1 इंटू ये पूरा, तो सेम आ जाएगा 800 प्लस x।
20 का 5 में 100, तो ये 1300 हो जाएंगे। और ये 800 प्लस का है, इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो -800 इक्वल टू यहाँ पर केवल x बचा, और 1300 में से 800 माइनस करेंगे तो 500 आ जाएगा। 500 इक्वल टू x, ये हो जाएगी सुरंग की लंबाई 500 मीटर, थर्ड ऑप्शन। इसके बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।